नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दोपहर और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बिहार में पुलिस आधुनिकीकरण को लेकर बड़े लंबे चौड़े दावे होते हैं, लेकिन छोटी छोटी घटनाएं इन तमाम दावों की पोल खोल देती हैं। पुलिस के जवानों को उस वक्त शर्मसार होना पड़ा जब भरी महफिल में उनका हथियार गोली फायर करने से इनकार कर देता है। जवानों की खींच उस वक्त बढ़ जाती है जब राइफल से गोलियां निकली ही नहीं। देखिए, ये तस्वीर आपके सामने पूर्वी चंपारण के अरेराज की है और हर जतन, हर कोशिश यहां पर ये जवान करता हुआ भी आपको दिख रहा होगा। जहां पूर्व मंत्री योगेंद्र पांडे के अंतिम संस्कार के समय उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा था, लेकिन गार्ड ऑफ ऑनर के दौरान राइफल से गोलियां निकली ही नहीं। जवान राइफल से गोली छोड़ने की कोशिश करता रहा, लेकिन उसकी हर कोशिश नाकाम हो गई। कई जवानों की राइफल से ठाए ठाए की आवाजों के साथ गोलियां छूटी जरूर, लेकिन एक जवान यहां इसी बीच जद्दोजहद करता हुआ भी दिख रहा है। वो बार बार राइफल की बोल्ट चढ़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बोल्ट फंस जा रहा था। काफी प्रयास के बाद एक बार बोल्ट चढ़ गया और फिर ट्रिगर दबाते ही गोली फुस हो गई। वहां बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी भी थी, जिसने इस घटना का वीडियो वायरल कर दिया। वायरल वीडियो में परेशान सिपाही के बगल के दूसरे जवान का राइफल भी कैसे, देखिए, यहां फंसता हुआ दिख रहा है। वो भी कोशिश करता नजर आया और यही कारण है कि वो जवान भी परेशान नजर आ रहा। स्थिति को देखकर तीसरे नंबर पर खड़े जवान ने 2-3 फायर करने के बाद राइफल को पोजीशन में उसे छोड़ दिया। उस बीच पदाधिकारी जवानों को राइफल सही तरीके से कंधे पर रखने की सलाह भी देते दिखे। जब अंतिम दाह संस्कार की जा रही थी, उस समय प्रशासन के द्वारा जिस हथियार से सलामी दी जा रही थी, जिस राइफल से सलामी दी जा रही थी, वह राइफल मैंने काम ही नहीं कर रहा था। बराबर देखिएगा उस वीडियो में कि पुलिस के द्वारा ऐसे ऐसे उसको हिलाया जा रहा है। तो आप बताइए कि इस हथियार के बदौलत माननीय मुख्यमंत्री कहते हैं कि पूरे बिहार को सुरक्षित रखेंगे, और रोज कहीं ना कहीं हत्या, लूट, अपहरण, मर्डर हो रहा है। अपराधी का हथियार चमक रहा है और प्रशासन का हथियार माने समझिए कि बेकामिल पड़ा हुआ है। और देखिए, हथियारों की नाकामी पर सवाल कई उठते हैं कि ऐन मौके पर आखिर ये हथियार धोखा क्यों दे जाता है? क्यों बंदूक से गोलियां चलती ही नहीं है? क्या हथियारों की जांच नहीं की जाती है? और ऐसे हथियार जवानों को क्यों दिए जाते हैं? ऐसे हथियारों से, इन हथियारों से कैसे पुलिस के जवान लड़ेंगे? नाकाम हथियार से बिहार सुरक्षित कैसे होगा? यह अपने आप में एक बड़ा सवाल। और संवाददाता मुकेश हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मुकेश, जो तस्वीर दिखा रहे हैं हम अपने दर्शकों को, ये पहली कोई घटना नहीं है। इससे पहले ऐसी कई तस्वीरें आई, लेकिन जिस वक्त ये सब कुछ हो रहा था, इन तस्वीरों से तो यही लगता है कि सब लोग असहज हो गए इस हालात को देखकर। जी विभाग, यह घटना सभी दृष्टि को चौंकाने वाली है। और लोग जो वहाँ उपस्थित थे वे लोग तो खासकर ज्यादा परेशान थे, क्योंकि कब यह फायर हो जाए। और इस दौरान जब जवान जब वोल्ट कर रहा था और फिर बोल्ट भी नहीं हो रहा था, और जब बोल्ट एक बार हुआ और वो कंधे पर रख के फायर करने चाहा तो गोली खींच कर गई। और खींच करने के कारण आसपास के लोग भी परेशान थे कि कहीं हो सकता है कि कहीं इसमें नाले में और उसके में फंसा रह जाए गोली, और कहीं किसी तरह से किसी को लग न जाए। यह भी परेशानी थी लोगों में। और लोग इस पूरे बिहार सरकार के जो पुलिस विभाग है उसके इस रवैया पर और इस व्यवहार पर लोग परेशान रहे लोग। जी विभाग। मुकेश, यहाँ पर अधिकारियों की भी मौजूदगी रही होगी,
क्या आपकी उन लोगों से बातचीत हो पाई? आखिर ऐसा क्यों होता है कि ऐसे हथियार सिपाहियों को थमा दिए जाते हैं? जी, या 1962 में जो चीन के साथ जो युद्ध हुआ था उस समय इस हथियार का प्रयोग हुआ था। उसके बाद से हथियार रिजेक्ट के रूप में रखा गया है, लेकिन सरकार के तरफ से और जिला प्रशासन या फिर पुलिस की तरफ से इसे बार बार ऐसे मौकों पर प्रयोग किया जाता है जहां केवल हथियार ही दिखाना होता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश इस तमाम जानकारी के लिए आपका। पटना में मेट्रो का निर्माण जोर शोर से जारी है और ऐसे में इन दिनों मोइनुल हक स्टेडियम में खेल बंद कर दिया गया है। आपको बताते चलें कि मोइनुल हक स्टेडियम में भूमिगत मेट्रो स्टेशन बनाया जाएगा और इसी के मद्देनजर स्टेडियम के तीनों गेट को बंद कर दिया गया है। जायजा लिया हमारी संवाददाता विनीता मिश्रा ने। स्टेडियम में इन दिनों खेल बंद है। यूं तो ये खेल का मैदान है, लेकिन यहाँ खेल नहीं हो पा रहा। कारण है मेट्रो का निर्माण। आपको बता दें कि यहाँ मेट्रो का निर्माण कार्य चल रहा है। यही वजह है कि स्टेडियम के तीनों गेट को अंदर से लॉक कर दिया गया है। पिछले 2 सालों की हम बात करें तो कोरोना के कारण यहाँ पे खेल नहीं हो पा रहे थे, इस मैदान में बच्चे खेल नहीं पा रहे थे। हालांकि यहाँ पे इंटरनेशनल मैचेज भी हुए हैं, लेकिन फिलहाल इसे बंद कर दिया गया है। मेट्रो का निर्माण कार्य चल रहा है और मेट्रो निर्माण कार्य की वजह से इसी हफ्ते स्टेडियम स्थित बिहार राज्य खेल प्राधिकरण का कार्यालय पूरी तरीके से कंकरबाग स्थित स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में शिफ्ट कर दिया गया है। आपको बता दें कि इसको तीनों गेट को बंद कर दिया गया है और मेट्रो का जो काम शुरू है, योजना के अनुसार यहाँ पे भूमिगत मेट्रो स्टेशन बनना है। काम कब तक चलेगा, यहाँ जो इंजीनियर हैं वो भी नहीं बता पा रहे हैं, यानी खेल कब से शुरू होगा ये जानकारी नहीं मिल रही है। हालांकि 2021 की हम बात करें तो 2021 में मोइनुल हक स्टेडियम के डेवलपमेंट प्लान की डिजाइन को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को दिखाया गया था। उन्होंने कुछ संशोधन की बात भी कही थी। संशोधन के बाद इसे इंटरनेशनल स्टेडियम का रूप दिया जाएगा। जिस तरीके से राजगीर में इंटरनेशनल स्टेडियम बन रहा है, उसी तर्ज पर इसे इंटरनेशनल स्टेडियम बनाया जाएगा, जिसकी कवायद भी शुरू कर दी गई है। योजना के अनुसार मेट्रो कंप्लीट होने के बाद इस स्टेडियम को इंटरनेशनल रूप दिया जाएगा, इसका डेवलप किया जाएगा, लेकिन वो कब तक होगा ये साफ नहीं हो पाया है। हालांकि योजना के अनुसार मेट्रो कंप्लीट होने के बाद उस पर काम शुरू किया जाएगा, लेकिन अभी फिलहाल ये स्टेडियम पूरी तरीके से बंद है और जो यहाँ पे मैच खेले जाते थे, कई तरह के गेम खेले जाते थे, उसे फिलहाल रोक दिया गया है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। हालांकि बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के डीजी रविंद्र शंकरन ने यह कहा है कि 1.5 साल के अंदर बच्चे मैदान में अब खेल पाएंगे। स्टेडियम का जो रेनोवेशन है वो शुरू होके और सुचारू ढंग से प्रारंभ होने में मुझे लगता है मिनिमम 1.5 साल लगेगा। उसके बाद ही वहाँ का स्टेडियम अच्छे ढंग से शुरुआत। और अब बात बाढ़ से कैसे बचेगा बिहार। कटिहार में बाढ़ से बचाव के लिए जिला प्रशासन की तरफ से कटाव रोधी कार्य को किया जा रहा है, पर काम की गति इतनी धीमी है कि लोग परेशान हैं। शेखपुरा प्रखंड के गमहरगाछी इलाके की बात करें तो महानंदा नदी पर हो रहे कटाव रोधी कार्यों पर स्थानीय लोग सवाल उठाने लगे हैं। कटाव रोधी कार्य पर पूर्व सांसद तारिक अनवर ने भी सवाल उठाया और मामले की जांच की मांग की है। लोगों का आरोप है कि जिले के डीएम ने बांध का निरीक्षण करने के साथ साथ काम की निगरानी के आदेश अधिकारियों को दिए हैं और कार्य को नियत समय पर पूरा कराने की बात कही गई है, लेकिन ऐसा लगता नहीं है। शेखपुरा के अंदर गोला गमरगाछी अभी तक हम लोगों को ना तो बोट लगाया है और ना तो हम लोगों को डीपीआर दिया है। जो भी विभाग से पूछते हैं, स्कूटी से, इंजीनियर से और जल विभाग से, वो यही बोल रहे हैं कि बोले हाँ मट्टी डलेगा, हाँ, और उसमें बोरी में मट्टी डल रहा। हम लोग ऑब्जेक्शन उठाए और उन लोग कह रहे हैं कि बोले नहीं, जो है इसमें मट्टी डलेगा।
तो बरारी में लोगों ने हमको बताया, हमारे कार्यकर्ताओं ने भी बताया और लोगों ने भी बताया, वहाँ के पत्रकारों ने भी बताया कि अभी तक कोई जो फ्लड फाइटिंग की जो तैयारी होनी चाहिए वो नहीं हुई। ये इशू है उसको रिजॉल्व कर लिया जाएगा, क्योंकि बाढ़ निरोधी कार्य है और इसको एक समय सीमा के अंदर में किया जाना है। हमारी पूरी टीम अभी इसकी हम लोग निरीक्षण कर रहे हैं। मेरे द्वारा भी कई बांधों का निरीक्षण किया गया है। आज भी बांध होते हुए मैं आया हूँ, निरीक्षण करते हुए आया हूँ। जो भी बाढ़ के पहले जितनी भी परियोजनाएं चल रही है वो हम लोग पूर्ण करेंगे, और जहाँ भी कटाव निरोधी या बाढ़ निरोधी कार्य करना है उसको भी अच्छी तरीके से हम लोग करेंगे। और बड़ी खबर इस वक्त दिल्ली से आ रही है, जहां जामा मस्जिद में प्रदर्शन किया जा रहा है। जुम्मे की नमाज के बाद ये प्रदर्शन इस वक्त जामा मंदिर से जामा मस्जिद जहां पर ये लगातार प्रदर्शन की तस्वीरें देखिए। जुम्मे की नमाज के बाद ये प्रदर्शन किया जाता हुआ नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। नवील जिंदल की गिरफ्तारी की मांग भी हो रही है। प्रदर्शन के लिए परमिशन कल मांगी गई थी, दिल्ली पुलिस ने हालांकि इसकी परमिशन नहीं दी, लेकिन जामा मस्जिद की ये तस्वीरें आज आपके सामने हैं, जहां पर प्रदर्शन किया जा रहा है। नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। जामा मस्जिद में ये प्रदर्शन की तस्वीर आप इस वक्त देख पा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात की यात्रा पर हैं। यहां वे नवसारी जिले में 3050 करोड़ रुपए की विकास परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास करते नजर आए। इसमें क्षेत्र में जल आपूर्ति में सुधार लाने और जीवन यापन आसान बनाने पर केंद्रित परियोजनाएं शामिल हैं। इस दौरान खुड़वेल में आदिवासी समाज के लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जोरदार और भव्य स्वागत किया। पीएम ने कहा कि गुजरात गौरव अभियान का हिस्सा बनना मेरे लिए गर्व का पल है। जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर बिहार में बीजेपी और जेडीयू की राय में अंतर है। जेडीयू शिक्षा और जागरूकता के बल पर इस पर लगाम लगाने का दावा करती है, तो वहीं बीजेपी कानून से इसे कंट्रोल करने की बात कहती है। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने इस मुद्दे पर न्यूज 18 बिहार झारखंड इनपुट एडिटर ब्रजमोहन सिंह से विस्तार से बातचीत की। नमस्कार, न्यूज 18 बिहार झारखंड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त बिहार में सबसे बड़ी जो चर्चा हो रही है कि आबादी की जो बढ़ती हुई रफ्तार है उस पर किस तरह से लगाम लगे, उस पर किस तरह से रोक हो। हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस वक्त जुड़ रहे हैं बिहार में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है जायसवाल साहब। बहुत बहुत धन्यवाद। जो बहस का विषय है वो आपने देखा ही है, आपने रादर इसकी शुरुआत ही की है बिहार में कि जिस तरह के मेजर्स अपनाए जा रहे हैं बिहार में वो काफ़ी नहीं है, वो नाकाफ़ी है, क्योंकि जिस रफ्तार से जनसंख्या का विकास हो रहा है, जिस ग्रोथ से, उससे जो विकास बिहार ने पिछले कुछ 15-20 साल में किया है वो पूरी तरह से फिसड्डी हो जाता है। देखिए, 2001 में हम लोग अलग हुए थे झारखंड से, और हम 30% भूमि गंवा के झारखंड की, और जो आबादी झारखंड से अलग हुई थी, एक झारखंड से भी ज्यादा बड़ा झारखंड हम बिहार में बना चुके हैं। जाहिर बात है कि हम संसाधन लगातार अच्छे किए जा रहे हैं। आज हम 6 मेडिकल कॉलेज से 18 मेडिकल कॉलेज चले गए। हर तरफ 4 लेन सड़कें बन रही हैं। पटना के भी आप सड़कों का देखिए तो कितने सारे ओवरब्रिज बने हैं, पर ओवरब्रिज बनने का जब टर्म पूरा होता है तब तक होते होते वो फिर जाम लगना शुरू हो जाता है। तो यह एक समस्या है। बहुत सारी समस्याओं को सबसे पहले मानना पड़ता है कोई भी कार्य करने के लिए। बिहार में पॉपुलेशन, बढ़ती हुई जनसंख्या अपने आप में एक चिंता का विषय है, और सरकार को उसके केंद्रित भी नीतियां बनानी चाहिए। मैं किसी भी तरह के कानून का विरोधी हूं, लेकिन प्रोत्साहन की नीतियां जरूर होनी चाहिए। बिहार एक ऐसा राज्य है कि जहां हम केवल यह नहीं सोचते हैं कि हम 1 या 2 बच्चे जन्म ले रहे हैं। मैं जमीन से शुरू से जुड़ा हुआ हूं, और एक चिकित्सक के नाते हमेशा लोगों से मेरी बातचीत होती है। बिहार में ज्यादा बच्चों को गरीब जनता जो है वो एसेट समझती है। वो सोचती है कि अगर हमारे 4 बच्चे होंगे तो हमारे कमाने वाले 4 हाथ बढ़ेंगे। उनको लगता है कि अगर बीमारी में किसी बच्चे को कुछ हो गया
तो उसके बाद भी मेरे पास तो 2 बच्चे रहेंगे ना, अगर किसी को कुछ हो गया तो सबसे पहले अगर कोई परिवार 1 बच्चे या 2 बच्चे पे रहता है तो उसे एक सामाजिक सुरक्षा का नेट देना आवश्यक है कि अगर आपके पास 1-2 बच्चे हैं तो उन बच्चों की पूरे भविष्य की चिंता सरकार करेगी, उनके और आपके स्वास्थ्य की चिंता सरकार करेगी। हम इस तरह की पॉजिटिव योजनाओं के साथ हम आगे बढ़ सकते हैं। सबसे बड़ी बात डॉक्टर साहब, सबसे बड़ी बात यह है कि हम पहले ये मान तो लें, जो सारे पार्टी हैं, सारे पॉलिटिकल पार्टी है, पहले वो मान लें कि ये एक समस्या है। बिहार में तो सबसे बड़ी समस्या है कि लोग मानने के लिए तैयार नहीं है कि आबादी भी कोई समस्या है। मुझे लगता है कि सभी पॉलिटिकल पार्टियां इस बात को मानती हैं। नजरिया अपना अपना हो सकता है, हर व्यक्ति का, किसी का नजरिया है कि कानून बनना चाहिए, मैं उसका सख्त विरोधी हूं, लेकिन केवल शिक्षा से अगर हम सोचेंगे कि यह इम्प्रूव हो जाएगा तो ऐसा नहीं हो सकता। बिहार के बाद सबसे ज्यादा जो यहाँ पे आबादी जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है वह दूसरा राज्य मेघालय है। मेघालय में आप देखिए तो शिक्षा की कोई कमी नहीं है, 100% शिक्षित लोग हैं। तो केवल यह सोच लेना, पर मेघालय के पास चूंकि लैंड ज्यादा है, जनसंख्या उस हिसाब से नहीं है, इसलिए वहां तेजी से बढ़ती जनसंख्या उतना वह प्रॉब्लम वहां नहीं है। पर हमारे पास पूरे हिंदुस्तान का महज सब चौथा 8% ही लैंड है और हम इतनी बड़ी आबादी की चिंता कर रहे हैं। तो जाहिर बात है कि हमें जो परिवार कम बच्चे रखता है उनको यह कहना भी होगा कि हम आपकी विशेष चिंता कर रहे हैं। अब हमारे अगर 10 बच्चे हैं तो मुझे 60 किलो राशन मिलेगा, अगर मेरा 1 बच्चा है तो मुझे 15 किलो राशन मिलेगा। तो यह सब भी लोगों को समझाने की जरूरत, यह सब एक समझने की बात करनी होगी कि हमें ऐसे प्रोत्साहन दें जो बच्चे का 1 या 2 बच्चा है उन बच्चों की शिक्षा में हम विशेष योजना और राशि लगाएं। बिहार में इतना बड़ा परिवर्तन केवल इसलिए आ सका क्योंकि हमने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ध्यान दिया और इसलिए बिहार एक लैप बढ़ गया। हम सड़क, शिक्षा, बिजली, ये सब जो मूलभूत समस्याएं थी जो 2005 में जिनकी बात करना भी बेमानी था, उन सब समस्याओं से आज हम निजात पा चुके हैं। पर इसके बाद का जो कदम है उस पर भी हमें मजबूती से पैर रखना होगा। तो डॉक्टर संजय जायसवाल को आप सुन रहे थे, जिनका सीधे तौर पर कहना है कि जनसंख्या पर लगाम लगाना जरूरी है और इसके लिए कानून भले ना हो, लेकिन जिनके पास 2 बच्चे हैं उनकी चिंता सरकार करे, उन्हें इसका फायदा जरूर मिले, ये सोच लानी भी जरूरी है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड, यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।